Hello everyone, so today we are continuing with our chapter electricity. So previously I have been told you about how electricity is moving around a battery and there is a wire and there is a resistor. Did you remember? Yeah, I know you are so intelligent. I know तुम सबको पता है कि क्या क्या था. So let's just start. ओके सो मैंने पिछली बार तुम्हें बताया था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करता है, ऐसा नहीं है स्टैटिक रहता, मूव करता है तभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है. स्टैटिकली इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है. किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये बैटरी से ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव क्यों कर रहे हैं और वो भी इसी डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहे हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ही क्यों मूव कर रहे हैं, ये किसी ने भी नहीं पूछा. सो मैं बता देती हूँ. सो क्या होता है कि ये जो बैटरी है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हम सिंबलाइज करते हैं ये भी मैं बताती हूँ. ठीक है, अब ये बैटरी है. अब जब आप क्लास 12th में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि केमिस्ट्री ऑफ दीज बैटरीज. इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होता है. ओके, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉपर वायर टू. ठीक है, कॉपर वायर में भी, कॉपर वायर इज़ अ मेटल. जब हम देखते हैं मेटल जो है वो इजीली प्लस पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स में बदल जाता है. सेकेंडली इट हैज़ इंटरस्टिशियल मतलब जैसे यहाँ पे मेटल है और बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं. तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो स्पेस देख रहे हो, इसमें इलेक्ट्रॉन आके आ जाता है. सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सब सम अप कर देता है. सो क्या होता है, बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं. ठीक है, एक जगह इकट्ठा होने के कारण यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, एक जगह एक्यूमुलेट होने के कारण एक जगह नेगेटिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव और दूसरी जगह कुछ भी नहीं है. सो देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज. सो जहाँ पे नेगेटिव होता है ना उसके अपोजिट पॉजिटिव हो जाता है ऑटोमेटिक. ओके, सो यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो ऑटोमेटिक ये जगह क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया. पॉजिटिव के लिए कोई चार्ज लाने की ज़रूरत नहीं है. इट्स लाइक एक जगह अगर नेगेटिव हो गया तो दूसरी जगह ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इन्हें स्टेबल होना है, इन्हें फिर से वैसे ही स्टेट में आना जैसे वो पहले थे, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी स्टेबल एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी स्टेबल इन योर लाइफ. सो ये इलेक्ट्रॉन्स भी उसी तरीके से स्टेबल होना चाहते हैं. सो ये कहते हैं कि ओके आई कांट गो, यहाँ पे एक बैरियर भी सोचिए, यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे फंस गए हैं एंड यहाँ पे फंसने के कारण इतनी कम जगह है एंड दे आर फंसे हुए हैं. मतलब इमेजिन दिस एज अ स्टोरी. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फंसे हुए हैं, उनको रिलीज होना है टू गेट द स्पेस. वो एकदम दबे हुए हैं, अब उनको स्पेस चाहिए. तो उनको देखते हैं कि इफ़ दे कैन ट्रैवल विद दिस वायर दे कैन रीच दिस पॉजिटिव स्टेट. ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं वायर से और ये मूव होते हैं और यहाँ पे रजिस्टर, हम अपना माइंड यूज़ करके रजिस्टर यहाँ पे लगा देते हैं और इससे लाइट जल जाती है एंड देन इलेक्ट्रॉन्स जो है फिर वो वापस पॉजिटिव स्टेट में आ जाते हैं. जैसे ही वो पॉजिटिव आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण जब आप स्विच खोल दोगे, जब वायर को तोड़ दोगे तो वो भी बंद हो जाते हैं मूव होना. सो दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रॉन्स वांट्स टू गेट स्टेबलाइज. जब वो पॉजिटिव में पहुंचते हैं तो उनको और जगह मिल जाती है एंड दे गेट स्टेबलाइज. सो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली ये जो फोर्सेस आ रही हैं, these partial forces और these tensions को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. कितना इन लोगों में पोटेंशियल है, कितना इसमें पोटेंशियल है टू कंडक्ट दिस इलेक्ट्रिसिटी, इस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो है
इलेक्ट्रॉन्स कितने जल्दी और कितने एफिशिएंटली काम करेगा। सो यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो टॉपिक में ही थोड़ा तुम्हें दिक्कत लगेगा कि मैं अभी पोटेंशियल डिफरेंस बोल रही हूँ एंड टॉपिक सेज इन योर एनसीईआरटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, देयर आर दीज टू वर्ड्स, मतलब ये दोनों वर्ड्स तो सेम होने चाहिए, तो एक साथ क्यों लिखा हुआ है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये तो मैंने आपको सर्किट में बताया अभी जो एग्जाम्पल है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हम इस इलेक्ट्रॉन को यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल नहीं करते हैं डेफिनेशन में, हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू हैव स्टैंडर्डाइज इक्वेशंस एंड ऑल। अगर नेगेटिव साइन लगा देंगे तो देयर विल बी अ कॉम्प्लिकेशंस, सो हम सेफ साइड रख के चलते हैं, हम पॉजिटिव लेके चलते हैं डेफिनेशंस में। ऑल्दो व्हेन एवर यू वांट टू राइट स्पेसिफिक इक्वेशंस जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेशंस में यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखना होगा। तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से क्यू, ये कहीं इन्फिनिटी से कहीं इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पे, बताओ हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ पे, ये इन्फिनिटी पे या सिंबलाइज कर देते इन्फिनिटी से है और ये ए पॉइंट की तरफ आ रहा है ये चार्ज, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, लेकिन हमारे जैसे वायर है, ये ए है पॉइंट, ये बी है पॉइंट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ए पे, ये पॉइंट, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज ए से बी तक जाएगा, देयर इज टू स्पेसिफिक पॉइंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी में देखोगे कि कितना वोल्ट ऑफ बैटरी होता है आपका, वो आप अपने बैटरीज में जाके देखना कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, सो लेट्स जस्ट सी। अब मैंने करंट पे आपको बताया था कि करंट का जो एसआई यूनिट होता है, करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, आई नो आप सबको पता है क्या होता है, एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, और जिसको हम वी से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला, इसको निकालते कैसे, वोल्ट को निकाल सकते हैं हम वर्क डन अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो जितना भी वर्क डन किया गया है अपॉन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसका 1 वोल्ट का तो आपको डेफिनेशन भी देना पड़ेगा जो कि एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली दिया हुआ है। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द current carrying conductor when 1 joule of work is done to move the charge of 1 coulomb from one point to the other. Okay? अब मैंने बताया था कि करंट जो होता है वो हम उसको मेजर करते हैं बाय एमीटर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे हम करेंगे, वोल्ट मीटर, इजी, एमीटर एम्पियर, वोल्ट वोल्ट मीटर तो बहुत इजी है, वोल्ट मीटर। ओके, अब मैंने बोला था कि एमीटर को आप हमेशा रजिस्टर के साथ सीधे तरीके से लगाएंगे। ये बल्ब है, सॉरी बल्ब, बड़ा बल्ब बन गया, ये एमीटर है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बैटरी है, ओके, ये है एमीटर। ना वोल्ट मीटर को आप जो बल्ब है उसके जस्ट ऊपर इस तरीके से वोल्ट मीटर लगाओगे। क्या लगाओगे, वोल्ट मीटर ऐसे लगेगा। कोई बता सकता है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं?
अगर आपको जानना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, इस बैटरी ने जब ये बल्ब में गया कितना हो रहा है, तो जब आप देखोगे यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ वापस आ जा रहा है, ठीक है। करंट यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, फिर वापस आ जा रहा है। दैट मीन्स ये दोनों तो प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि ये यहाँ का और ये इस पॉइंट का, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दे रहे हैं हम लोग, और वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा पूरी सर्किट में। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसीलिए हम इसको इस पॉइंट के साथ जोड़ के इसके ऊपर लगाते हैं, लेकिन इसमें करंट, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एमीटर को लगाएंगे तो एमीटर तो सिर्फ बता पाएगा कि एमीटर के पास कितना आ रहा है, बल्ब के पास कितना जा रहा है ये तो नहीं बता पाएगा, इसलिए हम इसको सीधे सीधे लगाते हैं। अब आया समझ में क्यों हम एमीटर को इस तरीके से लगाते हैं और वोल्ट मीटर को ऐसे लगाते हैं? तो अब मैं ऐसे ऐसे बोल रही हूँ, इसका टर्म भी है। जब हम एमीटर को इस सीधी तरीके से लगाते हैं बल्ब के साथ, इसे हम सीरीज़ कहते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ में है, ठीक है। सीरीज़ मतलब 1 2 3 4 मतलब एक लाइन से चलता जा रहा है, तो एक लाइन में। ये है पैरेलल। ओके, पैरेलल, ओ माय गॉड आई कांट स्पेल इट। ओके, पैरेलल। ओके, पैरेलल मतलब ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर पैरेलली अरेंज्ड रहता है। ओके, न्यूमेरिकल्स हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं एनसीईआरटी में। ओके, सर्किट डायग्राम। अभी तक मैं बैटरी बना के थक चुकी हूँ, अब मैं बैटरी बनाऊंगी नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इजीली फिजिसिस्ट अगर ये सब इस्तेमाल करने लगे तो थक जाएंगे तुरंत कि इतना बड़ा बड़ा बैटरी बना रहे, तो हमने इजी बना दिया है, ठीक है। तो ये अगर बड़ा हो और ये अगर छोटा हो तो इसे पॉजिटिव कहते हैं, इसे नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ये जो है ये वायर है, इसके साथ हम एक बल्ब जोड़ रहे हैं तो हम रजिस्टर जोड़ रहे हैं। इस रजिस्टर को हम ऐसे जिगजैग इसे हम बल्ब, ये बल्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम और भी तरीके से, ये तो बल्ब हो गया, लेट्स सी ये टीवी है, ठीक है, टीवी। बल्ब को हम एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सिंबलाइज ऐसे। हम बल्ब को इस तरीके से क्यों लिए हैं और टीवी को ऐसे जिगजैग्स, क्योंकि यहाँ पे ये ग्लो होगा। अगर बल्ब ग्लो हो रहा है तो हम ऐसे डिज़ाइन कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा सर्किट खुला हुआ है, ठीक है। अब हमने सर्किट में ये देखा है कि हम जब फ़ैन भी हमको चलाना है तो हम ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, हमेशा हम स्विच ऑन करते हैं। हमने टॉयज़ में भी देखा होगा, यू नीड टू ऑन द बटन, तो उसको, उस स्विच को हम यूज़ करते, हमको स्विच भी बनाना होगा, तो ये है स्विच। ओके, अगर हम इस ऐसे करेंगे तो ये स्विच ऑन हो गया है। अगर हम सिंपली ये एरो नहीं बनाएंगे तो स्विच ऑफ है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये तो सिंपल सेल हो गया। अगर मुझे बैटरी बनानी है, ठीक है, सीरीज ऑफ ये रहेगा, ये ध्यान देना, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा लास्ट में, ठीक है। ये हमारा हो गया बैटरी, ठीक है। तुम सर्किट इस तरीके से भी बना सकते हो, और एनसीईआरटी में एक और तरीके से लिखा है, वो है ये, अगर डॉट बना दिया तो पूरा सर्किट चल रहा है, ठीक है। अगर डॉट नहीं बनाया है तो सर्किट क्लोज है, ऑफ है। ओके, नाउ वायर जॉइंट है, इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि ये वायर जॉइंट है, ये विदाउट जॉइनिंग है। ये बल्ब बताता है, रेजिस्टर बताता है, मैंने बताया आपको। ये रियोस्टैट ये रियोस्टैट आप बहुत ही जल्दी यूज़ करने वाले फिज़िक्स के लैब में। फिज़िक्स के लैब में एक होगा इंस्ट्रूमेंट, ऐसे सिलेंडर की तरह होगा, एंड
इसके ऊपर एक स्लाइडर होगा, ओके, एंड इस स्लाइडर के ऊपर पॉइंट होगा। आप इस स्लाइडर को आगे पीछे करके रेजिस्टेंस जो होगा सर्किट में वो चेंज कर सकते हैं। लाइक हमारे पास तो जैसे टीवी, बल्ब, इन सब के रजिस्टर हमको पता है कि कितना रेजिस्टेंस ये ले रहा है, लेकिन इसमें आप कंट्रोल आप 0.1 भी कर सकते हो, 0.8 भी कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। तो अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर आपको करना है सर्किट में तो आप रेहोस्टैट यूज़ करते हो। मेनली ये यूज़ होता है लैब, फिज़िक्स लैब्स में। एमीटर के बारे में बता ही दिया, ए लिखा हुआ है तो एमीटर होगा, वी लिखा है तो वोल्ट मीटर होगा। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर आई गेस इज ओम्स लॉ। सी ओम्स लॉ जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओके। सो अब हमने क्या किया, हमने एक सर्किट बनाया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सर्किट बनाया, हमने यहाँ पे एमीटर को जोड़ा, यहाँ पे मैंने बैटरीज ली, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बल्ब लिया या रेजिस्टर लिया, यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर जोड़ा और फिर मैंने ना नोट डाउन किया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट भी है आपका। मैंने रीडिंग्स नोट डाउन की एमीटर की और मैंने रीडिंग्स नोट डाउन की वोल्ट मीटर की, ठीक है। तो मैंने ग्राफ बनाया, ओके। इसमें मैंने कहो 1 2 3 4 6, ठीक है। यहाँ पे 0.1 0.2 0.3, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये वोल्ट है, ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, ठीक है। मैंने देखा कि जब मेरा वोल्ट मीटर 2 दिखा रहा है तो मेरा एमीटर क्या दिखा रहा है 0.1। मैंने यहाँ पे कर दिया सर्किल। मेरा जब 4 दिखा रहा है वोल्ट मीटर तो मेरा 0.2 करंट जा रहा है। मेरा पोटेंशियल 6 वोल्ट का है तो ये ओ शूट ये 0.3 दिखा रहा है, ओके। यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ इसको, यहाँ पे एक्यूरेट नहीं जा रहा है बिकॉज आई डोंट हैव स्केल। 0.3 अगर आप ग्राफ में करोगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये जब मैंने क्रॉस किया डिफरेंट से कर देती हूँ, ओके। जब मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन एकदम सीधी आई, ठीक है। सीधी लाइन का क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि जैसे जैसे मेरा V इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे मेरा A भी इंक्रीज कर रहा है, ओके। सो जब मैं अपना V बढ़ाऊंगी, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगी, वैसे वैसे मेरा एमीटर भी बढ़ेगा। तो ओम्स सर ने भी यही किया। उन्होंने बोला कि अगर ये रिलेशन है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, इट्स I, सॉरी ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैंने किया है, I, ठीक है। तो उन्होंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट गोइंग थ्रू द वायर। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यस कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। मैं कांस्टेंट को K लिख देती हूँ, ठीक है। इस कांस्टेंट का नाम उन्होंने रेजिस्टेंस दिया, ठीक है। ये है रेजिस्टेंस, दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस वोल्टेज बढ़ाने से बढ़ता नहीं है, करंट बढ़ाने से बढ़ता नहीं है, ये किसी के भी से नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर वगैरह से ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। लेकिन वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा नहीं, करंट इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। ये एकदम सच बात है, ओके। सो ये था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यही है कि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, बिकॉज उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया था। ये जो ब्लू सेक्शन में आप देख रहे हो ये वही है, ये सेम टू सेम ये एक्सपेरिमेंट आपको अपने फिज़िक्स के उस प्रैक्टिकल्स में भी करना है, ओके। सो यहाँ से रेजिस्टेंस, हम नया एक टर्म रेजिस्टेंस जो मैं पहले से यूज़ करते आ रही हूँ, अब
एनसीईआरटी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एसआई यूनिट इज ओम, जिसको कि हम इस ग्रीक लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला आपको तो पता चल ही रहा होगा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। बहुत बार ऐसी गलतियां होती है एग्जाम में, I अपॉन V लिख देते हैं, जो कि एकदम गलत है, V अपॉन आई। ओके, 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं हम 1 वोल्ट अपॉन 1 एमीटर, जो कि डेफिनेशन लिखाई है। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर हम रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट हमारा हाफ हो जाएगा, लेकिन करंट हमारा हाफ हो जाएगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा वो। ओके, और ये हम डबल कैसे कर ले रहे हैं रेजिस्टेंस को, अगर वो किसी से डिपेंड नहीं करता है तो रेहोस्टैट। ओके, ओके, अच्छे से बता देती हूँ मैं नीटली। What I am doing is I am taking a resistance, मैं बोल रही हूँ रेजिस्टेंस को अगर हम डबल करेंगे, ओके, तो करंट, तभी करंट हमारा जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा, ठीक है, अपनी ओरिजिनल वैल्यू का हाफ हो जाएगा। ओके, लेकिन मैंने करंट को हाफ किया तो मेरा रेजिस्टेंस को क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस एज इट इज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या रेजिस्टेंस, ये कैसे हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं? हम टीवी पे रेजिस्टेंस को तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। सो हमने देखा कि हम इसको क्या करते हैं, हम इसमें रेहोस्टैट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? रेहोस्टैट। ओके, this rheostat help you to make changes in the resistance। रेजिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, वो भी इंक्रीज डिक्रीज वो नंबर ऑफ वायर्स की वजह से करते हैं। वो आप इंस्ट्रूमेंट वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा, आप स्लाइड करोगे तो आपका इंक्रीज डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट, the electrons however are not completely free to move within the conductor, they are restrained by the attraction of the atoms along which they move, thus motion of the electrons through a conductor is retarded by its resistance। okay, so yes it's true, अगर मेरा m, मैं बोल रही हूँ मेरा जो कंडक्टर है, मेरा जो मेटल है वो मेटल मेरा M प्लस इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये जो M प्लस है ये भी तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, कहने का मतलब यही है। ये भी तो प्लस है, वो माइनस है, इसमें भी तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो इसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि कंडक्टर में बहुत फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव करता है। देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट्रेन, मीन्स वो रिटार्ड करता है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को। ऐसा नहीं कंडक्टर एकदम पास कर देता है, वो रिटार्ड करता है, ठीक है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं करता जितना अच्छे से रेजिस्टेंस करता है। लेट मी रिमाइंड यू। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? अ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस इज अ गुड कंडक्टर। सो एनसीईआरटी का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंपोनेंट, कोई भी सब्सटेंस अगर लो रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो वो एक कंडक्टर है, कह सकती हूँ मैं कंडक्टर है। लाइक मेटल्स जो हैं वो लो रेजिस्टेंस शो करते हैं बेसिकली, ठीक है। अ कंडक्टर हैविंग सेम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर। वही अगर वही सब्सटेंस के पास कुछ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है तो उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टर बोलते हैं। Okay, a component of ideal size that offers a high resistance is a poor conductor, और उसी को हम क्या करेंगे? very high resistance, उसको हम क्या कहेंगे? insulator। so can you understand कि relations क्या क्या है metals, conductors, resistors, insulators में? ये सब components है जो कि resistance
उनके इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो कि रेजिस्टेंस की होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या रोक के रख सकते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ फैक्टर्स ऑन विच दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स. ओके, अभी तो हमने पढ़ा था मैम कि आई इंक्रीज करने या डिक्रीज करने या वो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज डिक्रीज करने से कुछ भी नहीं होता, तो कैसे ये चेंजेस आ रहा है रेजिस्टेंस में. ओके ओके, सो अब आपको एक और चीज़ पढ़ना है कि वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज या करंट के इंक्रीज डिक्रीज से रेजिस्टेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. रेजिस्टेंस को फ़र्क पड़ता सिर्फ एक ही चीज़ से कि उसका मटेरियल या सब्सटेंस कैसा है, या सब्सटेंस कैसा है. अगर मेरा वो मटेरियल या सब्सटेंसेस में मैंने चेंजेस किया, अगर मैंने इसमें चेंजेस किया, तभी मैं रेजिस्टेंस में भी चेंज ला सकती हूँ. लेकिन अगर मैंने सोचा कि मैं इसको चेंज कर सकती हूँ बाय इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑफ करंट और वोल्टेज, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. ओके, सो ये डिफरेंस एकदम समझ लीजिए. सो ये मटेरियल का क्या है मैम, तो ये मटेरियल का लेंथ देखता है, रेजिस्टेंस एरिया देखता है, और इससे पता लगाता है कि मटेरियल किस तरीके का रेजिस्टेंस शो करेगा. ओके, अगर मैंने एक मटेरियल में इंक्रीज कर दिया लेंथ को, तो हमारी जो हो जाती है रेजिस्टेंस इंक्रीज. अगर मैंने डिक्रीज कर दिया एरिया को उस सब्सटेंस का, तब भी हमारा जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है. तो मैं क्या लिख सकती हूँ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ऑल्सो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, क्योंकि मैं जिस तरीके से A बढ़ा रही हूँ तो ये घट रहा है. ओके, नाउ तो मैं ये लिख सकती हूँ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. बिल्कुल मैं लिख सकती हूँ. ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैम तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगी एंड एक कांस्टेंट ऐड कर देंगी, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट. मैं अब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाने वाली हूँ और मैं लगाने वाली हूँ एक कांस्टेंट k, और इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रो. ओके मैम, इट्स ग्रेट कि आपने सबसे पहले v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जिसमें कि आपने रेजिस्टेंस एज अ कांस्टेंट यूज़ किया था. अब रेजिस्टेंस में भी आपने उसके अंदर का कांस्टेंट यूज़ किया है, दैट इज़ रो. इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी. क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी. और ये टोटली मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस में, मटेरियल और सब्सटेंस किस तरीके का बना हुआ है, इसी पे टोटली डिपेंड करता है. ओके, वो हमने निकाला है बाय डूइंग लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और जिससे रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी निकाल रही है. एक और चीज़ बता दूं मैं कि ये जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है, इसको हम एक ही तरीके से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, वो है टेम्परेचर. ओके, तभी आप स्ट्रेट अवे, कभी भी आप फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हो तो प्लीज़ ये जो टेबल्स है, ये जो स्ट्रक्चर्स लिखे रहते हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना. ठीक है, यहाँ पे आपको एकदम पता चल जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम कंडक्टर्स एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. सी इंटेलिजेंट पीपल्स जो होते हैं ना टॉपर क्लास के, वो यही सब देखते हैं, ओके, सो आपने भी देख लिया, सो आप भी टॉपर बन गए हो. ओके, सो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों लिखा गया है, एनसीईआरटी आपको इनडायरेक्टली बताना चाहती है कि ये जो रेजिस्टिविटी है, ये चाहे मटेरियल किस भी सब्सटेंस का बना हो, अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया है ना, तो आपकी रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी. ओके, सिंपल एज दैट. ओके, तो मैं लिख सकती हूँ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A. ओके, और यहाँ पे आपको रेजिस्टिविटी दी गई है, यस, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. जैसे ही मैं इंक्रीज या डिक्रीज करूँगी, ये वैल्यूज़ भी उसी तरीके से इंक्रीज डिक्रीज करेगी. ओके, और ये जो रो है ये कैलकुलेटिव नहीं है, आपको दिया जाएगा ये. ओके, अब इसकी वजह से आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी. आप कंडक्टर्स को देखो, इट इज़ 10 to the power -8.
ठीक है, कंडक्टर 10 टू द पावर -8, अलॉय इज 10 टू द पावर -6, इंसुलेटर 10 टू द पावर 14। ये आपको समझ में आ रहा है ये चार्ट, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर 14। ओके मैम, मुझे एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि इंसुलेटर्स के पास बहुत ज़्यादा वैल्यू 10 टू द पावर 14, सो इंसुलेटर के पास रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। दैट मीन्स किस सब्सटेंसेस के पास रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, वो है इंसुलेटर। ओके, सबसे कम रेजिस्टिविटी किसके पास होगी, 10 टू द पावर -8, दैट इज कंडक्टर। दैट मीन्स कि जिसके पास सबसे कम रेजिस्टिविटी है उसी को हम वायर की तरह यूज़ कर सकते हैं मैम, क्योंकि वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन अलाउ करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। और मीडियोकर दैट इज़ मीडियम इज़ अलॉय या सेमीकंडक्टर्स कहते हैं हम इसे। सेमीकंडक्टर्स अभी हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ओके सॉरी, अलॉय। आगे क्लासेस में आप सेमीकंडक्टर भी एक पढ़ोगे इसमें, अभी आप अलॉय पढ़ रहे हो। ओके, ये पार्शियल अलाउ करता है, इट्स नॉट गुड एज कंडक्टर बट इट इज़ नॉट बैड एज इंसुलेटर। ठीक है, कुछ कुछ अलाउ कर सकता है, ज़्यादा नहीं। ओके, सो अब क्या है कि अब कंडक्टर जो सबसे बेस्ट होगा, सबसे कम रेजिस्टिविटी जिसका होगा, उसी को हम वायर की तरह इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग को लगा था, हमने अज्यूम किया था कि वो कॉपर होगा, क्योंकि हम बेसिकली कॉपर वायर हमेशा देखते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि नहीं, इट्स नॉट कॉपर वायर, इट्स सिल्वर। सिल्वर इज अ मेटल दैट हैज़ वेरी लो रेजिस्टिविटी। दैट मीन्स कि सिल्वर को यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये बहुत कॉस्टली हो जाता है। दैट इज़ वाई वी कांट यूज़ सिल्वर, दैट इज़ वाई वी यूज़ कॉपर। ओके, एक और पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि alloy do not oxidize, that means burned readily at high temperature. For this reason they are commonly used as electrical heat devices in electric iron toaster. ठीक है, tungsten is an almost exclusively for the filament of electric bulb, whereas copper and aluminum are generally in electric transmission. तो मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरत होता है। ठीक है, अब जो इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, अगर मैं उसको क्या करूं, क्या कहते हैं, इंसुलेटर नहीं, अलॉयज, सॉरी, इंसुलेटर तो बिल्कुल नहीं अलाउ करते हैं, एकदम नहीं। जो पार्शियल अलॉय करते हैं, पार्शियल कंडक्ट करा सकते हैं, उसको मैं क्या करूं, उसको एक रेजिस्टर की तरह बना दूं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हो सकते हैं। ओके, अब ये ट्रैप हो जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और बहुत एनर्जी निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इसी हीट एनर्जी को हम यूज़ कर लेंगे इन इलेक्ट्रिक आयरन में और हीटर में, हीटर दैट वी यूज़ इन द विंटर। ओके, so this is how you can use your appliances, and this is how the internal functions of these resistance, resistivity and all occurs. Okay, this is all for today. Good day. If you like this video, please like, share and subscribe to this channel.